वेलकम टू माय चैनल पबेडम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज का हमारा टॉपिक होगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एनपीए शॉर्ट में लिखेंगे। जहाँ पे एनपीए आएगा तो उसका मतलब आप लोग समझिएगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड सेकंड, मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइज ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ एनपीए, राइज ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम, एंड इवोल्यूशनरी लिंक, जो कि एक पढ़ेंगे हम यहाँ टेक्निकली एक प्रकार से सीक्वेंस ऐसे देखेंगे कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, वहाँ से न्यू पब्लिक सर्विसेज आया। तो उसका लिंक पढ़ेंगे कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है ट्रेडिशनल से लेके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से लेके न्यू पब्लिक सर्विसेज तक। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक होगा जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए। तो हम एनपीए को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं कि इससे हमारा एनपीए क्यों आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आया। जब हम देख रहे हैं कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम बोलेंगे कि सिंपली अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं तो मतलब वहाँ हो रहा है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सो चाहे हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोले या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो सेम समझिएगा। तो पहले हम देखते हैं, जब हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था तो क्या ज़रूरत पड़ा, क्या मतलब ऐसा चीज़ रहा कि व्हाट इज़ द नीड टू एक्वायर और राइज टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो कम टू बैकग्राउंड, क्राइसिस ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइसिस ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारा 1887 टू 1966 वाला जो था हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इम्फेसाइज कर क्या किस किस पे इम्फेसाइज करता था, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में मीनिंग वाले चैप्टर में देखे थे। जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा हियरकी पे जोर देता था, हियरकी, एफिशिएंसी, रूल्स, और वो हमारा वैल्यू न्यूट्रलिटी बताया था। वैल्यू न्यूट्रलिटी कैसे जोर दिया था, उसने जोर दिया था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी पे। तो बोला था कि ये वैल्यू न्यूट्रल है, एंड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी। तो इस चीज़ पे हमारा जो कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, emphasize all these points. And what is the problem with traditional public administration? So traditional public administration ignored inequalities and injustice, ignored inequalities and injustice, and these are the problem with traditional public administration, detached from real societal problems, over technical and bureaucratic, जो कि as we have seen that our traditional public administration is over technical and bureaucratics, means they are more emphasized on technicals and bureaucratics, all these steps, and they maintained status quo. And as we have seen in 1916 American context, and these are the step to rise the new public administration. So come to the background, these are the topic as per background, only for the overview. So civil right movement in America, Vietnam War protest, poverty and racial discrimination, student activism, and administration was efficient but socially insensitive. So these are the reasons why new public administration rise. So then first discuss the Minno Brook conference. Minno Brook conference. So we have seen till now there are Minno Brook conference 1, Minno Brook conference 2, Minno Brook conference 3, and their consequences and outcomes and features in these lectures, basically important for the UGC NET exam. So let's see the Minno Brook conference first, which held in 1968. Minno Brook conference which held in 1968. And let's see the location. I am giving you short notes.
directly factual. So remember all the points. Location where Minnowbrook conference first held. Minnowbrook, basically this is a conference hall in USA, New York. एंड लोकेशन जैसा कि हमने देख लिया, जो मिन्नोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मिन्नोब्रुक हॉल जो है यूएसए में है। बेसिकली जो ये हुआ था सिराकुज यूनिवर्सिटी जो है, सिराकुज यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम है, वहाँ पे हुआ था, इसलिए इसे मिन्नोब्रुक नाम दे दिया गया। एंड जो चेयरमैन थे, जो मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट के चेयरमैन थे, हमारे ड्यूट वाल्डो जी हैं। इनके लीडरशिप में हुआ है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। एंड देयर आर 33 यंग रेडिकल स्कॉलर्स पार्टिसिपेंट, जो कि इसमें 33 जो स्कॉलर्स थे वो पार्टिसिपेट किए थे। बेसिकली दे आर फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन, मतलब इनका जो बैकग्राउंड था सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थे। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, लेट्स सी, टू रीडिफाइन द पर्पज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या हुआ, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था तो उसको फिर से जो गैप था उस गैप को फिल करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें मतलब कि बेसिकली इस पे लोग एक प्रकार से कह सकते हैं ना, इसमें कॉन्फ्रेंस था तो इस पर एक दूसरे लोग कैसे मतलब सब डिसिप्लिन का ग्रोथ किया जाए, इसमें क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या टेक्निकल चीज़ें आई जाए, मतलब एक प्रकार से उसको रिसर्च और कैसे किया जाए, इस पर और कैसे बढ़ावा दिया जाए, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। सो बेसिकली इसमें जो 33 यंग स्कॉलर सब बैठे थे, वो लोग क्या था कि मेन जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चैलेंज किए थे, उसमें क्या क्या कमियां रह गए, क्या क्या चीज़ें थे, तो उसको बेसिकली उन्होंने चैलेंज किया। तो इसी का कॉन्सिक्वेंस है जो कि हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइज हुआ था। सो कोर थीम्स देखते हैं जो हमारा, सो कोर थीम्स ऑफ मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, रेलिवेंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए जो कि रेलिवेंस टू सोशल प्रॉब्लम्स था। रिजेक्शन ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, देखिए जो इसमें रिजेक्ट कर दिया, जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, वैल्यू न्यूट्रल उसको बताया था, तो इस कॉन्फ्रेंस में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। एंड सोशल इक्वलिटी में ज़्यादा जोर दिया गया, और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन था, मतलब ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली एफिशिएंसी एंड सर्विस प्रोवाइडेशन पे मतलब जोर दिया था, बट इसमें क्या था कि इन्होंने सिटीजन पार्टिसिपेशन को लिया, मतलब एफिशिएंसी सबके साथ साथ इन्होंने मतलब कि सिटीजन के पार्टिसिपेशन, मतलब डिसीजन मेकिंग में और कब क्या कैसे चाहिए इसको भी इन्होंने जोर दिया, जो कि इसी को क्लाइंट फोकस भी बोलते हैं। क्लाइंट फोकस था ये हमारा। एडमिनिस्ट्रेटर एज अ चेंज एजेंट, मतलब कि चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड आउटकम्स अब देखते हैं हम, इसका आउटकम्स क्या था, बर्थ ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। इसी के मतलब कि ये सब यहाँ पे स्टडीज कॉन्फ्रेंस हुए, मीटिंग्स हुए, ये सब चीज़ें अडॉप्ट किए गए, कुछ चीज़ें रिजेक्ट किए गए, इसी का क्या हुआ कॉन्सिक्वेंस हमारा आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अब हम उसको पढ़ेंगे। एंड जो इस कॉन्फ्रेंस के कुछ बुक्स हैं उसके मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो देखिए ये बुक है फ्रैंक मरीनी का, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिश्ड इन 1971। एंड नाउ कम टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 एंड ऑनवर्ड्स। नाउ अब हम अपने जो मेन टॉपिक पे पढ़ते हैं। देखिए अब हमने बैकग्राउंड में देख लिया कि जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कि 1968 सिराकुज यूनिवर्सिटी यूएसए जो कि मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ था, जिसमें 33 स्कॉलर्स पार्टिसिपेट किए थे एंड लीड बाय द ड्यूट वाल्डो। बेसिकली इतना समझ गए, और इसका आउटकम हमारा क्या था, आउटकम हमारा निकल के आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स सी आवर टॉपिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली हम समझ गए हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आउटकम्स है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट का। बेसिकली जो कि हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मतलब कमियां थी उनको इन्होंने रिजेक्ट किया, तो और एक नया ओपिनियन दिया कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तो उस बेस पे हमें यहाँ पे इसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोले। तो आइए देखते हैं उसके क्या क्या कुछ कोर फीचर्स हैं। लेट्स सी, सोशल इक्विटी, एक ही विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोड्यूस बाय एच जॉर्ज
प्रेडिक्शंस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज। देखिए वही मैं बताता हूँ, इसमें मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इक्विटी, ये सब का ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका बेसिकली यही मतलब है। फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, देखिए जो हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटीज़ के, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया, तभी तो सोशल इक्विटी हो गई। ये 3 पॉइंट हमने सोशल इक्विटी से रिलेटेड लिख दिया, जो कि इंट्रोड्यूस बाई जॉर्ज फ्रेडरिक्सन्स, फेयर और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एंड फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। सो come to पॉइंट, सोशल इक्विटी इज द थर्ड पिलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो सोशल इक्विटी उसका थर्ड पिलर है। सोशल इक्विटी किस लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो हमारा सोसाइटी में उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, वहाँ पे जो इनक्वालिटीज़ है उसको मेंटेन करना, उसको ठीक करना, डेवलपमेंट का काम करना। तो इसलिए जो सोशल इक्विटी का जो पॉइंट है, इसको थर्ड पिलर इसलिए बोला गया है। एंड सेकेंड फीचर्स देखते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पॉलिटिकल एंड एथिकल, रिजेक्ट विल्सन्स डायकोटॉमी। देखिए जो हमारे विल्सन से उन्होंने क्या दिया था, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी दिया था। बेसिकली उसका ये मतलब था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिक्स से अलग है, बट ये जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैल्यू ओरिएंटेड है। तो इन्होंने बताया कि जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स अलग नहीं हो सकता, बेसिकली दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तब जाके एक बेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बेस्ट लुक आएगा। तो जिसमें जो कि पॉलिटिकल चीज़ें क्या होगा वो पॉलिसी मेकिंग में होगा, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए इसको वैल्यू ओरिएंटेड कहते हैं। बेसिकली 2 पॉइंट में मैंने इसको लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पॉलिटिकल एंड एथिकल, रिजेक्ट विल्सन डायकोटॉमी। एंड थर्ड फीचर्स देखते हैं, जो कि हमारा है रेलिवेंस थ्योरी मस्ट सॉल्व प्रैक्टिकल इशूज। मतलब देखिए कि जो हमारे थ्योरीज वगैरह दे रहे हैं, जो हम ओपिनियंस इसमें दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। एंड फोर्थ फीचर्स, चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए। देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टेटस क्यू मेंटेन करता था, और हमारा जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो इम्फेसाइज किया चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए, कि मतलब उसमें डेवलपमेंट काम, इनोवेशन वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक चीज़ हो गया तो उसी को मेंटेन किए रहे। सो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर एज ए रिफॉर्मर, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो एज ए रिफॉर्मर होंगे। एंड प्रमोट सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे। एंड कम टू फिफ्थ फीचर्स, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। एंड सिटीजन एज ए पार्टिसिपेंट, देखिए जब क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होगा तो उसमें सिटीजन एज ए पार्टिसिपेंट होंगे, ना कि वो उसको एज ए कस्टमर देखा जाए कि बस वो एज उनको एक प्रकार से मौका दिया जाएगा कि वो भी अपना मतलब वैल्यू ओपिनियन दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। उनको मतलब सर्विस प्रोवाइड में क्या कब कैसे रिक्वायरमेंट है वो सब दे को डिमांड कर सकते हैं, इसलिए उसको क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच बोला गया। एंड 6 फीचर्स, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। देखिए हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को जो ज़्यादा जोर दिया था, वहाँ से मतलब एक लीडर होगा वो सारे को कंट्रोल करेगा। तो उसमें और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन को जोड़ दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर्स है वो अपने छोटे लेवल में, मतलब नीचे वाले लेवल में दे दिया गया, कि वो अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट काम, पॉलिसी मेकिंग काम, सब कोई भी डिसीजन हो वो ले सकते हैं, और उसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन को भी इन्होंने जोड़ दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन को हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये जब हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, राइज ऑफ एनपीएम। देखिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइज एंड कैसे हुआ, पहले मतलब यहाँ क्या क्या स्टडीज हुए, क्या क्या चीज़ें लिखे गए, मतलब पब्लिकेशन आए, एक स्टेप बाय में इसका राइज कैसे हुआ। सो हियर आई राइट समथिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम्स। ये बेसिकली ऐसे क्रम से ही याद कीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हमने दिए हैं, इसको याद करिएगा। ये मतलब कि एक स्टेप्स हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइज किया गया। सो द हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन इन यूएसए। देखिए जो हनी रिपोर्ट है यूएसए का, जो कि 1967 में आया था, बेसिकली ये पब्लिक सर्विस के ऊपर रिपोर्ट है।
तो इसको हनी रिपोर्ट बोलते हैं ऑन हायर एजुकेशन इन पब्लिक सर्विस के लिए यूएसए में 1966 में आया था। बेसिकली स्टेप्स है इसमें क्या क्या ये सब रिपोर्ट्स हम डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हमें बेसिकली इसके बस पब्लिकेशन और किस में रिपोर्ट आए थे ये सबको देखना है सीक्वेंस के लिए। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये रिपोर्ट था जिसमें पब्लिक सर्विस को लेके मतलब बात किया गया था और क्या क्या चीज़ें ऐड किया जाए वो सब चीज़ें हैं। तो देखिए जो पहला स्टेप था हमारा राइज ऑफ एनपीए के लिए वो था हमारा द हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन इन यूएसए इन 1967 एंड देन सेकेंड द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी सेम ईयर में था 1967 बट पहले हनी रिपोर्ट था देन फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। बेसिकली ए फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज 1967 में हुआ था, ये सेकेंड स्टेज था। एंड देन थर्ड ड्यूट वाल्डो पब्लिकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन विच इन 1968। ये देखिए ड्यूट वाल्डो का पब्लिकेशन था, ये भी मतलब कि एनपीए के राइज में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जो कि 1968 में आया था। एंड देन द फर्स्ट मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कि हमारा 1968 में आया और इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि हमारा एनपीए आ गया था। बट इसके बाद भी कुछ और काम हुआ एनपीए को राइज करने के लिए। देखिए टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव जो कि एडिटेड बाय फ्रैंक मरीनी जो कि 1971 में एडिटेड किया था ये जो मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव था बुक उसको। एंड देन पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस बाय ड्यूट वाल्डो देन 1971 में। एंड द लास्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ एच.जी. फ्रेडरिक्सन्स बुक जो कि सीधा सीधा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा इन्होंने, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का बुक है जो कि 1980 में आया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है पब्लिकेशन, इसको ध्यान रखिएगा। पब्लिकेशन ऑफ जॉर्ज फ्रेडरिक्सन्स बुक जो कि एनपीए है जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1918 में है। ये देखिए जो कि हमारे 7 स्टेज थे जो कि राइज ऑफ एनपीए में इन्वॉल्वमेंट किए थे। तो ये स्टेप्स हम याद करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाई इट बिकम पॉपुलर, एनपीए मतलब पॉपुलर क्यों हुआ? सोशल अनरेस्ट इन 1960, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नीड फॉर ह्यूमन गवर्नेंस, एकेडमिक डिससेटिस्फेक्शन विद रिजिड थ्योरी। एंड ग्रोथ फेज ऑफ एनपीए क्या है? ग्रोथ फेज ऑफ एनपीए जो कि 1917 में था क्या? इक्विटी बिकम मेनस्ट्रीम टॉपिक। देखिए अब पहले इक्विटी पे बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देने लगे तो ये सब क्या थे? ग्रोथ फेज थे। कैसे कैसे मैं इक्विटी पे ध्यान दिए, सोशल जस्टिस पे ध्यान दिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिए। तो ये सब को हम जब जोड़ दिए तो इनको ऐड किया गया। तो हम उस ईरा में जो एडमिनिस्ट्रेशन चला उसको हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोले। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स है। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन गेन्ड इम्पोर्टेंस, एक्सपेंडेड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, influenced public policy studies। and now let's see the decline of NPA। NPA डिक्लाइन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस रहे डिक्लाइन होने के? देखिए जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस 1917 ऑयल शॉक, इकोनॉमिक क्राइसिस था, बजट डेफिसिट हुआ, डिमांड फॉर एफिशिएंसी की डिमांड होने लगी, एंड राइज ऑफ न्यू लिबरल आइडियोलॉजी। ये सब मतलब कि पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारा एनपीए जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन हुआ। एंड फोकस शिफ्टेड फ्रॉम, देखिए जो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो रहा है कहाँ से? इक्विटी से एफिशिएंसी की ओर। देखिए हमारा जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस किया था? इक्विटी पे। बट अब लोग जैसे जैसे और वेल एजुकेटेड हुए, टाइम आगे बढ़ता गया तो लोगों का जो शिफ्टिंग हुआ ओपिनियन का, कहाँ से? इक्विटी से लोग एफिशिएंसी पे ज़्यादा वैल्यू देने लगे कि अब कितना ज़्यादा एफिशिएंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी रीजन है हमारा एक। सो इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखिए अब जो इसके ये सब चीज़ें हुए ना, इसका कॉन्सिक्वेंस आया कि हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट राइज हुआ। तो अब इसको हम डिटेल में पहले पढ़ेंगे बट अभी ध्यान दीजिए। तो अभी जो कि हम देखें मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुआ था 1968 में, जस्ट उसके 20 ईयर्स बाद मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड हुआ। बट इसमें क्या थे? लीडर थे हमारे एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन्स। फर्स्ट के हमारे ड्यूट वाल्डो थे, इसके थे हमारे एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन्स। और इस सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म। देखिए हम जो हमारा यहाँ पे देखे थे ना, हमारा ये
ये सब डिक्लाइन के पॉइंट्स थे। तो देखिए जो पॉइंट्स हमारे एनपीए जो कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट के डिक्लाइन के पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट हमारे एनपीए के राइज के पॉइंट हो जाएंगे। सो लेट्स सी राइज ऑफ न्यूलिबरलिज्म, रीगन एंड थैचर्स इरा, मैनेजरियल रिफॉर्म हुआ एंड फोकस क्या क्या थे हमारे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड के, हाउ टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेलिवेंट इन चेंजिंग वर्ल्ड एंड बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। देखिए हमारा जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट था वो इक्विटी पे जोर दिया था, बट हम यहाँ सेकंड में क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक बैलेंस भी मेंटेन करेंगे। किसके दोनों बीच? इक्विटी एंड एफिशिएंसी के बीच। एंड पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म्स आए। बेसिकली हम अब हमारा जो ओपिनियन थॉट्स था वो हमारा मैनेजरिज्म की ओर शिफ्ट हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा एफिशिएंसी, इक्विटी एज वेल एज एफिशिएंसी पे हम जोर देंगे। सो इसके आउटकम्स क्या क्या थे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड के? सॉफ्ट एक्सेप्टेंस ऑफ मैनेजरिज्म आइडियाज एंड ब्रिज बिटवीन एनपीए एंड एनपीएम, एक ब्रिज बनाई। एंड नाउ कम टू मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड, जो कि जस्ट देखिए जो जितने कॉन्फ्रेंस हुए, मिनोब्रुक फर्स्ट, मिनोब्रुक सेकेंड, मिनोब्रुक थर्ड, ये 20-20 साल के इंटरवल पे हुए। पहला हुआ 1968, देन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड 1968 के 20 जोड़ दीजिए 28, 88, देन 28 जोड़ दीजिए 208। एंड फर्स्ट हमारा लीडरशिप कौन थे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में? ड्यूट वाल्डो। सेकेंड कॉन्फ्रेंस में फ्रिड्रिक्सन। एंड थर्ड को देखते हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड, इसके लीडर जो थी इसमें लेडीज थी, रूजमेरी ओलेरी। एंड कॉन्टेक्स्ट क्या क्या था इसका? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड नेटवर्क गवर्नेंस, ये सब चीज़ें पे अब इसमें कॉन्टेक्स्ट है, इस पर जोर दिया गया। सेकेंड में हमारा क्या था? एफिशिएंसी पे जोर दिया गया था। एंड थर्ड में ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड नेटवर्क गवर्नेंस पे जोर दिया जाएगा। एंड लेट्स सी द थीम्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। कोलैबोरेशन, पब्लिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन इंगेजमेंट। देखिए इस सब चीज़ें क्या था? जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब पे जोर दिया गया इसमें। वही एक कोलैबोरेशन, वैल्यू, पब्लिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन इंगेजमेंट। एंड आउटकम्स, लेट्स सी द आउटकम्स ऑफ द मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड। शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू पब्लिक सर्विस, एनपीएस, न्यू पब्लिक सर्विस। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट किसके तरफ शिफ्ट हुए थे? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड किसके साइड शिफ्ट हुए थे? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की ओर। एंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा शिफ्ट न्यू पब्लिक सर्विसेज की ओर। इन्होंने जो नेटवर्क गवर्नेंस को जोड़ दिया एंड पब्लिक वैल्यू थ्योरी को जोड़ दिया। एंड लेट्स सी द समरी, बेसिकली कंपेरिजन बिटवीन दिस थ्री कॉन्फ्रेंस। Summary table, Minnowbrook evolution. Here are conference, year, focus and result. In short, Minnowbrook first held in 1960 focus on equity and values, and outcomes rise of new public administration. And likewise Minnowbrook second held in 1988 and focus on balance and management, result new public management. And last Minnowbrook conference third held in 2008, focus on collaboration and governance, and result is new public services. So this in short. And now come to new public management in detail. Meaning new public management in detail. Let's see the meaning of new public management. New public management is a market oriented reforms movement that applies प्राइवेट सेक्टर प्रिंसिपल्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारे प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट की जो थ्योरीज थे, फिलोसफीज थे, अब हम उनको अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में लाए। तो बेसिकली एनपीएम का यही मतलब है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का यही मतलब है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट थे, थ्योरीज थे, ओपिनियन थे, उनको हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर में लाए। इस स्टेज का मेन यही था फोकस। तो इसी को हम बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि इमर्ज हुआ था 1980s में, बेसिकली इन यूके एंड यूएसए में, न्यूजीलैंड। राइज ऑफ एनपीएम देखते हैं कैसे कैसे एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट राइज हुआ। एंड उस क्या रीजन थे उसके?
फिजिकल क्राइसिस, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ग्लोबल कंपटीशन, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी, डिमांड फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस. These are the reason to raise the new public management. And let's see the growth phase, which is basically in 1980s to 1990s. And core features of the NPM, basically NPM core features: managerialism, performance measurement, privatization, contracting out, decentralization, customer orientation, and competition. And these are the 7 key features of the new public management. And first time Christopher Hood coined the terms new public management. So point to be remembered. In some time question asks who coined the term new public management. So right answer will be Christopher Hood. Osborne Gabler, reinventing government. And let's see the principle of Christopher Hood of new public management. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्रिस्टोफर हुड के द्वारा जो था. एंड इसको हम एक पॉइंट में समझते हैं. हैंड्स ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आउटपुट कंट्रोल्स, डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट, कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर स्टाइल मैनेजमेंट. देखिए बेसिकली ये सब जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के सारे आइडियोलॉजी थे अब उसको लाया गया. तो बेसिकली क्रिस्टोफर हुड के द्वारा फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था. और ये जो बुक हमारी है जो कि ऑसबोर्न एंड गैबलर ने दिया था, रीइन्वेंटिंग गवर्नेंस, इसमें बेसिकली इसका जिक्र है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का. बट फर्स्ट टाइम जो पॉइंट किए थे क्रिस्टोफर हुड ने किए थे. और उन्होंने हमारे एनपीएम के प्रिंसिपल्स भी दिए. प्रिंसिपल क्या क्या दिए जो कैसा होना चाहिए. देखिए हैंड्स ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, आउटपुट कंट्रोल होना चाहिए, डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स होने चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर स्टाइल मैनेजमेंट होनी चाहिए. एंड नाउ लेट्स सी द डिक्लाइन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि 2000 से ऑनवर्ड में ये भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डिक्लाइन हो गया. जो कि देखिए इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या थे. मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्या क्या थे. इग्नोर सोशल इक्वलिटी. देखिए जो कंपटीशन, एफिशिएंसी सब पे जोर दिया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. तो बट इन्होंने जो सोशल इक्विटी को इग्नोर कर दिया. बेसिकली इसके क्रिटिसिज्म थे. ओवर मार्केटाइजेशन. देखिए जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या था कि कंपटीशन होना चाहिए, मार्केटाइजेशन पे जोर देना चाहिए. तो इसी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये ओवर मार्केटाइजेशन है कि पे जोर दिया. बेसिकली इसके क्रिटिसाइज पॉइंट बन गया. फ्रेगमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, वीक अकाउंटेबिलिटी. देखिए जब हमारा यहाँ पे क्या था, इसका प्राइवेटाइजेशन पे इन्होंने जोर दिया था, बोला था प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए. देखिए इसके क्या थे फीचर्स थे ना प्राइवेटाइजेशन के, इसमें बोला था कि जो यूनिट्स है उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो. तो बेसिकली जब चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी की कमी होगी. तो बेसिकली ये पॉइंट का वही मतलब है, वीक अकाउंटेबिलिटी. सिटीजन रिड्यूस टू कस्टमर्स. जो हमारे अब जब चीज़ें मार्केट प्रिंसिपल पे चलेगा तो हमारे जो सिटीजन थे उनको तो सब फिर कस्टमर के हिसाब से देखा जाइएगा. सिटीजन को एक कस्टमर को जैसा देखा गया. लॉन्ग टर्म प्लानिंग इग्नोर हुआ. फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 में, एक्सपोज लिमिट्स ऑफ मार्केट लॉजिक. So basically these are the major critics point of the new public management. Now let's see the comparison between new public administration versus new public management. And the dimension should be focus, orientation, citizen, administrator and goal social. Basically देखिए बेसिकली इसमें हम कंपेरिजन पढ़ेंगे न्यू एनपीए एनपीएम में. तो हमारे कंपेरिजन के पॉइंट हैं, हम किस किस व्यू से कंपेयर कर रहे हैं. तो फोकस पॉइंट से, ओरिएंटेशन से, सिटीजन से, एडमिनिस्ट्रेटर से एंड गोल से. सो लेट्स सी फोकस. देखिए जो फोकस था हमारा एनपीए में इक्विटी को फोकस दिया गया, बट एनपीएम में क्या था एफिशिएंसी पे जोर दिया गया. एंड ओरिएंटेशन था जो हमारा एनपीए का वो वैल्यू बेस्ड ओरिएंटेशन था. वहीं हमारा एनपीएम में क्या था मार्केट बेस्ड ओरिएंटेशन था. एंड सिटीजन को कैसा देखा गया, यहाँ पे पार्टिसिपेशन पे जोर दिया गया था. बट एनपीएम में सिटीजन को एज ए कस्टमर ट्रीट किया गया. एंड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का देखो, यहाँ पे चेंज एजेंट होते थे. हमारे एनपीएम में क्या बोला था कि चेंज एजेंट होंगे, बट एनपीएम में क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेजर. देखिए जो कि प्राइवेट में होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर बोलते हैं, वो बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर को.
एंड लास्ट वन इज गोल। तो हमारा जो एनपीए का गोल था वो हमारा सोशल जस्टिस का गोल था। वहीं हमारा एनपीएम में क्या था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जोर दिया गया था। बेसिकली दीज आर द डायमेंशन जो कि हमारे एनपीए और एनपीएम के कंपेरिजन के पॉइंट थे। एंड नाउ लेट्स सी द इवोल्यूशन जो कि लिंक बिटवीन, ये बेसिकली लिंक इसमें दिया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एनपीएस की तरह। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, so traditional public administration, then new public administration, then npm, then new public services, न्यू पब्लिक गवर्नेंस की तरफ। देखिए जो हमारा टीपीए था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो रूल्स इस सब पे ज़्यादा जोर था, और हमारा एनपीए था वो इक्विटी पे, एनपीएम था मार्केट एफिशिएंसी पे, एनपीएस न्यू पब्लिक सर्विसेज जो था हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ग्रास रूट गवर्नेंस की जो बातें की थी। अब कंक्लूजन देखते हैं, सब चीज़ हमने पढ़ लिया, उसका कंक्लूजन क्या था जो एग्जाम पॉइंट व्यू से। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट अ moral revolution but lacked administrative practicability. New public management brought efficiency revolution but ignored democratic value. Modern governance seek balance between equity, efficiency and accountability. देखिए बेसिकली हम क्या थे, जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, बट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिबिलिटी था उसकी लैक हुई थी। और वहीं हमारा जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था उसमें क्या था कि वहाँ पे मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंसी पे तो जोर दिया गया, बट डेमोक्रेटिक वैल्यू को उसने इग्नोर कर दिया गया। बट एक हमारा जो मॉडर्न गवर्नेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए इन सबका, एफिशिएंसी का, इक्विटी का, अकाउंटेबिलिटी का, तो हमारा जाके बेटर गवर्नेंस होगा। एंड यहाँ पे चैप्टर बेसिकली जो एग्जाम पॉइंट से थे हमने बेसिकली सब कवर कर दिए गए हैं। वन मोर थिंग जो यहाँ पे छूट गया था मैं उसको बताना चाहता हूँ। बेसिकली एमसीक्यू आया था लास्ट टाइम में, तो इसलिए मैंने इसको बाद में एड ऑन किया है। हाँ देखिए कभी पूछता है जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किसके इक्विवेलेंट है, तो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इक्विवेलेंट है, बिकॉज वो था। देखिए हम जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे उसमें हमारा क्या था, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स बोथ आर गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड। देखिए जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है गोल ओरिएंटेड है एंड चेंज ओरिएंटेड है, एज वेल एज वी हैव सीन द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। Development administration is a goal oriented and change oriented, so basically NPA is a look like development administration. So ये MCQ आया था लास्ट टाइम में, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड कर दिएगा, सो याद रखिए। सो आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड अभी के लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो भी डाउट रहे या तो कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।